बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो हमारा चैप्टर था सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स। अब स्केलेटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? Any deformity or abnormality of the skeleton is called skeletal disorder। के ह्यूमन स्केलेटन में किसी भी तरह की abnormality या किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी जो है वो स्केलेटल डिसऑर्डर कहलाती है। अब स्केलेटल डिसऑर्डर वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, मगर जो मोस्ट कॉमन स्केलेटल डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? Osteoporosis is a condition that weakens the bone, making them fragile and more likely to break। यानी osteoporosis हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती है और उनमें इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास यंगर एज में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स की रिन्यूअल का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है जिसमें न्यू बोन्स बनती रहती हैं और जो ओल्डर बोन्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती रहती है। अब यंग एज में क्या होता है कि बॉडी के अंदर न्यू बोन्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू बोन्स की ब्रेक डाउन का प्रोसेस। तो उससे क्या होता है कि यंग एज में बोन्स जो है वो ज्यादा बोन मास अटेंड करती हैं, मगर एज गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि न्यू बोन्स की फॉर्मेशन का अमल आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और बोन्स की ब्रेक डाउन का प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर यंग स्टेज में, यंग एज में बोन्स जो है वो बोन मास सही तरीके से इंक्रीज नहीं कर पाती हैं, तो एज गुजरने के साथ साथ तो ह्यूमंस की जो बोन्स है वो वीक होना शुरू हो जाती है और जब बोन्स वीक होंगी तो इजीली उनमें फ्रैक्चर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने नॉर्मल बोन बनाई है और ये वो बोन्स है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से इफेक्टेड है। अब ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का बाइस बनते हैं, जिसमें सबसे पहला और मेन फैक्टर हमारे पास आ जाता है कैल्शियम अपटेक इन डाइट। यानी कि अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम की सही क्वांटिटी नहीं लेते हैं, आपको मालूम है कि कैल्शियम बोन्स की फॉर्मेशन के लिए और बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मगर अगर हमने पूरी अपनी यंग एज में अपनी ऐसी डाइट नहीं ली है कि जिससे हमारी बोन्स को सही तरीके से कैल्शियम मिलती रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एज गुजरने के साथ साथ बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि बोन्स को वीक बना देती है। जब बोन्स वीक हो जाएंगे तो जाहिर है बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखे मैंने हेल्दी स्पाइन बनाई है, ये एक हेल्दी स्पाइन है और ये वो स्पाइन है जिसकी बोन्स जो है वीक हो चुकी हैं, जिसकी बोन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से इफेक्टेड है, जो कि बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है। स्पाइंस बिल्कुल जो है आपस वो बेंड हो जाती है। इसी तरह बॉडी की बाकी बोन्स भी जो है वो बेंड हो जाती है। हमारे पास मजीद जो फैक्टर्स आ जाते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का बाइस बनते हैं, उसमें एज आ जाती है, रेस, लाइफ स्टाइल, वेट एक्सेट्रा। अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस है वो वुमेन्स के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेंस। जो हमारे पास एजेड वुमेन्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर अगर हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी जो बोन्स है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बोन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि बोन्स को वीक बना देती है, फ्रेजाइल बना जाती है। अब हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के अर्ली सिम्टम्स कोई नहीं होते, इनके सिम्टम्स भी जो है लेट एज में जाकर अपीयर होते हैं। तो एज गुजरने के साथ साथ जो ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स अपीयर होते हैं उनमें आ जाता है बैक पेन, बैक साइड पे पेन होगी, लॉस ऑफ वेट होगा, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होंगे। जाहिर है जब बोन्स वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाती है, तो उनमें आराम से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये हमारे पास था ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो स्केलेटल डिसऑर्डर आ जाता है वो होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से ज्वाइंट में जो है वो सीवियर पेन होती है। इस आर्थराइटिस का मेन सिम्टम्स यही होता है कि ज्वाइंट्स में पेन होती है, ज्वाइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है।
अब आर्थराइटिस के हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा टाइप्स होती है। हर टाइप्स की अपनी सिम्टम्स होते हैं, अपने कॉजेज होते हैं, मगर जो हमारे पास मेन टाइप्स होती है आर्थराइटिस की, उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि कार्टिलेज की ब्रेकडाउन हो जाती है। मैंने आपको बोन्स के स्ट्रक्चर में बताया था कि बोन्स के एंड्स पर कार्टिलेज मौजूद होती है जो कि बोन्स को आपस में रबिंग से बचाती है, बोन्स को आपस में जोड़े रखती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सॉरी, क्या होता है कि बोन्स के दरमियान ये जो कार्टिलेज मौजूद होती है वो कार्टिलेज की ब्रेक डाउन हो जाती है, कार्टिलेज जो है डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्वाइंट्स आपस में जुड़ नहीं पाते, ज्वाइंट्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स में पेन होती है, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है। दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है आर्थराइटिस की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है कि इट इज अ डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक द ज्वाइंट विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड ज्वाइंट डैमेज। रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ही ज्वाइंट्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि ज्वाइंट्स को के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है, ज्वाइंट्स को डैमेज कर देता है, जिससे ज्वाइंट्स में पेन होती है, स्टिफनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसकी मेन कॉज जो है वो इम्यून सिस्टम ही होता है। अब इसके सिम्टम्स वही होते हैं कि ज्वाइंट्स में पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और फीवर भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गुइट। गुइट हमारे पास एक ऐसा आर्थराइटिस प्रॉब्लम है जिसमें अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो वो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो जाकर ज्वाइंट्स के में अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ज्वाइंट्स के फुकाम पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो ये जो ज्वाइंट्स हैं उनमें पेन होती है, रेडनेस आ जाती है। और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल कौन कौन से ज्वाइंट्स पे ज्यादातर अटैक करते हैं, स्पेशली इन द नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, रेस्ट फिंगर्स। इन ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जाके अकोमुलेट हो जाते हैं, जो कि इसका बाइस बनते हैं, गुइट का बाइस बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि गुइट ज्वाइंट्स जो है वो रेड होते हैं, स्वेलन होते हैं, टेंडर होते हैं, स्टिफ होते हैं, यानी कि इसकी इन्फ्लेमेशन और ज्वाइंट पेन तो होगी मगर गुइट में जो है रेडनेस आ जाती है ज्वाइंट्स के अंदर। अब आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट क्या दी जाती है पेशेंट को? हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन है जिससे हम यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को ज्वाइंट्स में कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स दी जाती है जो कि यूरिक एसिड को अकोमुलेट होने से प्रिवेंट करते हैं। और दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, वो भी आर्थराइटिस की क्योर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। रिड्यूसिंग वेट, ये भी आर्थराइटिस डिजीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो डेट्स ऑल अबाउट आवर स्केलेटल डिसऑर्डर्स। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियो आपको समझ आ गई हो, पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।